नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज सुबह से सबकी नजरें इस बात पर थी कि सीसीएस के कैबिनेट तक की जो बड़ी बैठकें हो रही हैं उसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर मुंहतोड़ जवाब देने का कोई उपाय सरकार सामने और रखने वाली है। लेकिन आज सरकार ने सबको चौंकाते हुए एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया। पहलगाम से बिल्कुल उलट एक बड़ा सियासी धमाका, जिस जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस और उसके दूसरे विपक्षी दल अपना प्रमुख मुद्दा मानते थे और 2024 का लोकसभा चुनाव इसी मुद्दे के आसपास लड़ा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और बीजेपी इस पर जवाब क्यों नहीं देती है। उसी मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरते वाले विपक्ष की आज उस मुद्दे की सरकार ने हवा निकाल दी। आज अचानक मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी। इससे विपक्ष के एक बहुत बड़े मुद्दे का जो उन्होंने उछाला था वो उनके हाथ से निकलता दिखाई दिया। लेकिन बात इससे आगे की है। विपक्ष में जातिगत जनगणना का श्रेय लेने की अब आपस में होड़ लग गई है। कांग्रेस अपनी बात कह रही है, आरजेडी अपनी बात कह रही है, समाजवादी पार्टी अपनी बात कह रही है। यहां तक कि जिस बिहार के चुनावों में यह मुद्दा, जो कि सबसे पास चुनाव बिहार का है, यह मुद्दा सबसे ज्यादा उछलेगा, वहां पर महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस के सुर इस मुद्दे पे, जिसमें वो लगातार बहस करते रहे, बोलते रहे, बीजेपी पर दबाव बनाते रहे, लेकिन आज जो दोनों के बयान आए हैं वो श्रेय लेने की होड़ में खुद दिखाई दे रहे हैं कि हमारी वजह से बीजेपी पर यह दबाव पड़ा। तो क्या मोदी सरकार का यह फैसला विपक्षी दलों की एकता में फूट का कारण भी बन सकता है? हम ये क्यों कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम आपको पूरी स्टोरी समझाएंगे कि कैसे कास्ट सेंसस के नाम पर देश में एक नए तरीके का क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। अब की बार कास्ट सेंसस पर वॉर, ये परिस्थिति बन रही है। बीजेपी कह रही है हमने दिया, कांग्रेस कह रही है हमारे दबाव में दिया, आरजेडी कह रही है कि हमने पहले बिहार में लागू कर दिया था, इसीलिए बीजेपी पर यह दबाव पड़ा क्योंकि बिहार में चुनाव है, बीजेपी ने इसलिए एक कदम उठाया। इस बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ इस शो में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, कि जातिगत जनगणना को लेकर ये जो टाइमिंग है इसका क्या महत्व है और क्या इसकी ज़रूरत है इस वक्त में अनाउंसमेंट करने की। जो बीजेपी अब तक कुछ नहीं कह रही थी, इस पर मना कर रही थी, अचानक क्यों मान गई। लेकिन इसका इतिहास है जातिगत जनगणना के बारे में, वो आपको ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा। इस देश में 1881 में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तब पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी और जनगणना के साथ जातियों की भी गिनती उस वक्त की गई। 1931 तक जब हर 10 साल में जनगणना होती थी तो जाति की जनगणना भी हुआ करती थी। 1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े जारी उस वक्त नहीं किए गए। पहली कैबिनेट में, यानी जब सरकार बनी उसके बाद पहली कैबिनेट में यह फैसला किया गया कि जातिगत जनगणना अब नहीं कराई जाएगी। तो आज की तारीख में जो डेटा उपलब्ध होता है वो 1931 का ही डेटा है, वो पब्लिक डोमेन में है। 1951 में पहली बार जनगणना हुई, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हुई। उसके बाद से लेकर 2011 में यूपीए सरकार ने एक SECC नाम का सर्वे कराया, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसको सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कहते हैं, लेकिन दरअसल वो सर्वे था, पर उसका आंकड़ा जारी नहीं किया गया। जाति का खासकर, सोशियो इकोनॉमिक तो जारी हुए लेकिन जाति के आंकड़े सामने नहीं आए और इसीलिए बड़ा मुद्दा बना। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। मेरे साथ बीजेपी के सांसद बृजलाल जी। बृजलाल के पास चलेंगे पहले। बृजलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या यह कहना गलत होगा जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा कि हमने मांग की थी, हमारे दबाव में बीजेपी ने इस बात को माना है? बीजेपी तो 4 अलग जातियां गिनाती थी, महिला, किसान, युवा, ये बीजेपी कहती थी, ये तो हमारे दबाव में हुआ है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सही होता है, देश हित में होता है, वही करती है। ये जो आज कर रहे हैं जातीय जनगणना, इनके पिताश्री जब मंडल कमीशन आया तो इन्होंने कि बैकवर्ड को रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, 2 घंटा 43 मिनट बोले थे। काका कालेश्वर कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया था नेहरू जी ने।
जब बीपीसी की सरकार बनी तब जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ। तो ये जो हुआ है निर्णय जाति जनगणना का, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें और है, जो ये विरोध करेंगे, जाति जनगणना हर धर्म में जाती है, मुसलमानों में जाती है, मुसलमानों में अशरफ, अजलाफ, अर्जाल, और इसमें जो उच्च जातियां हैं, शेख, सैयद, पठान, मुगल, और जो पसमानदा जातियां हैं उसमें है अंसारी, दर्जी, मुस्लिम नाई, धुनिया, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, बढ़ई, दरवेश, और जो सबसे कमज़ोर जातियां हैं जो पहले दलित थीं और कन्वर्ट हुई, उसमें हैं लाल बेगी जो जमादार हैं, वाल्मीकि हैं, हलाल खोर हैं, रज्जाक हैं। तो ये सब जातियां हैं। तो पहले ये जनगणना में ये भी आएगा, क्योंकि मैंने इसको इसलिए अच्छी तरह से देखा कि अभी जो वक्फ बोर्ड पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, मैं उसका मेंबर था। तो अब इस जनगणना में इन मुस्लिम जातियों की जनगणना होगी, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, मैं सॉरी ब्रिजलाल जी, बीच में टोक रहा हूँ, मेरी आदत नहीं है बीच में टोकने की, पर मैं ये क्लैरिटी चाहता हूँ। आज जब अश्विनी वैष्णव साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनाउंसमेंट किया, तो उसमें ये नहीं बताया गया कि मुसलमानों की जनगणना जाति के आधार पर होगी या नहीं होगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट किया कि बीजेपी ने तो माना ही नहीं कि हमारे में मुसलमानों में जातियां होती हैं। उन्होंने कभी पिछड़े मुसलमानों को हक देने की बात नहीं की। आपने बहुत अच्छे से गिनाया, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस लाइव टेलीकास्ट में कि मुसलमानों की भी जातियां होंगी और उनकी भी जनगणना होगी? क्या आप मुझे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हेडलाइन देके जा रहे हैं ब्रिजलाल जी? देखिए, इसकी देखिए, जो मुस्लिम के है धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है जी। जब ये बात आती है तो ये कहते हैं कि साहब ये दलित से कन्वर्ट हम, इनको आरक्षण दीजिए। लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा पैसा है जिसमें इन गरीब को, पसमानदा मुसलमानों को मदद की जा सकती है, वो है वक्फ की प्रॉपर्टी जी। 2006 में जब वक्त पे चले गए, मैं आपको जातिगत जनगणना पर लेके आऊंगा दोबारा। प्रॉपर्टी है जी, नहीं सारी, बस नहीं एक मिनट, बस उसी पाऊंगा जी कि 12,000 करोड़ आना चाहिए, 163 करोड़ है, और आज इनकी प्रॉपर्टी 3 गुना हो गई है, 50-60 हजार करोड़ आएगा। अब एक्ट बन गया जिसका ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बड़े अभिजात वर्ग के मुसलमान हैं, शेख सैयद। नहीं ब्रिजलाल जी, मैं फिर से आपको जातिगत जनगणना पर लेकर आता हूं पूरी ह्यूमिलिटी के साथ। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं और क्यों ये मुद्दा बना बड़ा, क्यों ये टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने देखा है, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर किए हैं अश्विनी वैष्णव साहब की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत खास थी। वो हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन पेश करते हैं, पीपीटी लेकर आते हैं, हाथ में रिमोट के जरिए पीपीटी दिखाते हैं और उस फैसले के बारे में बताते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, सीसीईए और सीसीपीए और सीसीएस की बैठक के बाद इन तस्वीरों को देखिए। मैं चाहूंगा इसको प्ले करा जाए, आप इनको देखिएगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। कंप्लीट हुए आपके इन दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चंस? ऑल राइट, थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you, friends. I also wanted to share with you one more decision. साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था ब्रिजलाल जी। मैं चाहूंगा ब्रिजलाल जी को स्क्रीन पे लेके आए। ब्रिजलाल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये फैसला उन्होंने नोट से पढ़ा, इसका प्रेजेंटेशन नहीं था। ऐसा लगा कि मंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के आने के पहले ये नोट दिया गया है पढ़ने के लिए। क्या ये अचानक लिया गया फैसला है? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देश को पहलगाम को लेकर सीसीएस की बैठक थी, उस बारे में किसी बड़े फैसले का इंतजार था। ऐसा है, ये फैसला भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब होना है जनगणना, और जनगणना में पहले कांग्रेस ने कभी जाति जनगणना कराई नहीं। आप खुद ही बता रहे हैं 2011 मनमोहन सरकार में सर्वे कराया गया जाति का उसका, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं जारी की गई। तो ये ज़रूरी है
क्योंकि अब जो जाति जनगणना होगी उसमें मुसलमानों की भी जातियों की होनी चाहिए, मेरा सजेशन और ये होगा। तो इस तरह से हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि किस जाति धर्म में कौन लोग हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, गरीब हैं जी, और कौन धनवान है, तो इससे फिर हम उनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी था, बीजेपी ने किया। अरे ये तो 3 तलाक नहीं चाहते, हमने किया। वो बोर्ड ने चाहते थे नहीं साहब बना रहे, कुछ मुट्ठी भर लोगों को कब्जा, वो हमने किया। और आज चूंकि ये आया है, ये जनभावना है, देश के लोगों को इसको अच्छा, फायदा होगा। एक आखिरी कमेंट ब्रिजलाल जी, क्या बिहार के चुनाव पे नजर नहीं है? एक आखिरी कमेंट, बिहार का चुनाव 6 महीने के बाद होना है, जाति बहुत बड़ा मसला है बिहार के चुनावों में, क्या ये मुद्दा इसलिए तो नहीं बीजेपी ने उठाया इस वक्त में, जो विपक्ष कह रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विपक्ष तो हमेशा इसका विरोध करता रहा। मैंने कहा था ना, मंडल कमीशन का जब पार्लियामेंट में राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट में इन्होंने पिछड़ों का रिजर्वेशन का विरोध किया था। तो ऐसा नहीं है, ये देश हित में है, इसीलिए बीजेपी ने ये इसको लाई है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। और ये लोग जो बांसुरी बजाते हैं केवल जो है समय को देख करके, जी, समय के अवसर को देख करके, तो ये इनकी जो वो एजेंडा था वो बिल्कुल विपक्ष के एजेंडे की हवा निकाल दी है आप लोगों ने, जिस तरीके से अचानक ये बड़ी घोषणा करके सब जगह इस बात की चर्चा है। ब्रिजलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वक्त निकाला आपने। लेकिन आज इसके पहले जो कुछ हुआ, जिस तरह की घोषणा हुई और जो उसके बाद घोषणा होने के बाद जो प्रतिक्रियाएं देश भर से आई, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने खुद श्रेय लेने की कोशिश की, तेजस्वी अपना श्रेय ले रहे हैं, सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री को श्रेय दे रहे हैं। इस घटनाक्रम पर नजर डाल लेते हैं और फिर हमारे पास एक और मेहमान होंगे, उनसे हम खास बात करेंगे। विपक्ष जाति जनगणना की मांग पर जब तुला हुआ था तब कुछ नहीं हुआ। जब सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि सरकार पहलगाम के आतंकी हमले पर क्या फैसला लेने जा रही है, तब फैसला आया जातिगत जनगणना पर। सरकार ने कह दिया कि अब जातिगत जनगणना होकर रहेगी। Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. मोदी सरकार के इस फैसले ने विपक्ष के हाथों से एक अहम मुद्दा छीन लिया। अब जातिगत जनगणना कराने का सहरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बंधेगा। इससे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी मोदी सरकार ने दिया था। इसलिए सरकार की जातिगत जनगणना का विपक्ष स्वागत तो कर रहा है, मगर सवालों या आगे की और मांगों के साथ। रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। हमको लगता है कि परिसीमन से पहले होना चाहिए, और जब इसका जो आउटकम आएगा, जो रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पर जैसे दलित भाई आदिवासियों का सीटें एमपी के चुनाव में, विधायकों के चुनाव में आरक्षित होती है, उसी हिसाब से पिछड़े और अति पिछड़ों भाइयों का भी सीट को आरक्षित करना पड़ेगा। दरअसल बिहार में चुनाव की तैयारी अब चलने लगी है, राजनीतिक सेना सजने लगी है। ये लग रहा था कि कांग्रेस जातिगत जनगणना को अपना सबसे अहम मुद्दा बनाएगी, लेकिन उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फेरते नजर आए। राहुल गांधी को सरकार से ज्यादा अपने सहयोगियों से चिंतित होने की जरूरत है। पहले आप तेजस्वी यादव को सुनिए, जो बिहार में राहुल गांधी के चुनावी पार्टनर हैं, लेकिन मोदी सरकार के फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। तो आज हम लोगों की जीत हुई है, हमारे पुरखों की जीत हुई है, लालू जी की जीत हुई है, समाजवाद की जीत हुई है, और इनको हमारे ही एजेंडों पर जो है काम करना पड़ रहा है। ये हम लोगों की ताकत है। इस बात को लगता है कि राहुल गांधी भी भांप गए। इसलिए जिस बिहार में जाति जनगणना को तेजस्वी यादव अपनी जीत बता रहे थे, उस पर एक बड़ी लकीर खींच दी। राहुल ने तेलंगाना की जातिगत जनगणना को बेहतर बना दिया, जहां कांग्रेस की सरकार है। कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का
डिजाइन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तेजस्वी ने जातिगत जनगणना को अपनी जीत बताई, पुरखों की जीत बताई, समाजवादियों की जीत बताई, लेकिन कांग्रेस की जीत नहीं बताई। जबकि पिछले 2 साल से राहुल गांधी अगर एक मुद्दे को बार बार दोहराते रहे हैं तो वो है जातिगत जनगणना का मुद्दा। बीजेपी पहले जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले ने इस मुद्दे का सारा खेल पलट दिया, इसलिए श्रेय लेने की होड़ लग गई। कांग्रेस अगर राहुल गांधी के संघर्ष को इसका जीत मान रही है, तो लोकसभा में राहुल के बगल में बैठने वाले अखिलेश यादव ने भी अपने ट्वीट पर कांग्रेस की छाया भी नहीं पड़ने दी। और बीजेपी को राहुल गांधी और कांग्रेस को ये कहकर घेरने का मौका मिल गया कि जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को छुपाया क्यों? It is well understood that Congress and its Indie alliance partners have used caste census only as a political tool. वैसे बिहार और तेलंगाना में जातिगत सर्वे कराया जा चुका है, लेकिन जातिगत जनगणना से पूरे देश के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। अब एनडीए को लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव सामाजिक समरसता, सामाजिक भाईचारा, सामाजिक सौहार्द की विश्वासी रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्हीं की दूरदृष्टिता के कारण, उन्हीं के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में देश के वंचित वर्गों के लिए अनेकों कल्याणकारी कार्यक्रम किया गया है। अनेक संवैधानिक व्यवस्था को भी रूप दिया गया है। आज इस जाति जनगणना में जाति की कलम को जोड़ना, जाति आधारित जनगणना को आजादी के बाद पहली बार करने की ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। कौन सा राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहा था, नहीं कर रहा था, बट देशवासी जरूर चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना हो। मुख्य धारा के साथ अभी भी ऐसी गरीब जातियां जो नहीं जुड़ पाई हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस तरीके से लाभ नहीं ले पाई हैं, उन लोगों की ये इच्छा जरूर थी। और आज मेरे प्रधानमंत्री ने देश की एक बड़ी आबादी की भावना को मद्देनजर रखते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। यकीन मानिए 2047 में जब हम लोग विकसित भारत की जब हम लोग बात करते हैं, उसकी नींव को मजबूत करने वाला ये निर्णय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल कहा था कि जातिगत जनगणना अगले साल हो सकती है, यानी 2025 में। अगर इसी साल ये जातिगत जनगणना शुरू हो गई तो अगले साल इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। हालांकि ओवैसी जैसे नेता पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं। और दूसरी बात की क्या विपक्ष में इसका श्रेय लेने की होड़ लग गई है, जिसमें कांग्रेस पीछे होती दिख रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। अब की बार कास्ट सेंसस पर क्रेडिट लेने का वार ये छिड़ा हुआ इस वक्त विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, और यहां तक कि विपक्ष की पार्टियों के आपस के बीच में भी। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन साहब जुड़ रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं आखिरकार क्या चल रहा है विपक्ष की एकता के बीच में। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नासिर साहब राहुल गांधी जी ने की, लोकसभा के नेता ने, विपक्ष के नेता ने, और उन्होंने कहा कि 2 मॉडल हैं, एक तेलंगाना का और एक बिहार का। बिहार का मॉडल जो है वो बड़ा क्लोज था, तेलंगाना का मॉडल जो है कास्ट सेंसस का वो बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ लिया गया, और वो चाहते हैं कि तेलंगाना के मॉडल पर नेशनल जो सेंसस हो उस मॉडल पे हो। तो क्या ये मान के चलें कि बिहार के चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच इस मुद्दे पर एक राय नहीं है, क्योंकि तेजस्वी अपना श्रेय ले रहे हैं, राहुल गांधी जी अपना श्रेय ले रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जहां तक आप आज का जो फैसला है इसको बिहार के चुनाव से आप जोड़ के जब देखने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो तेजस्वी जी राहुल जी से अलग है, ना राहुल जी तेजस्वी जी से अलग है। ये एक गठबंधन का मामला है, पहले से चला आ रहा है, और उम्मीद है कि इस इलेक्शन में भी ये गठबंधन आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो अनाउंस की है कि कास्ट सेंसस करवाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरीके के अनाउंसमेंट्स पास्ट में बहुत इन्होंने किया है। एक तो कब तक कास्ट सेंसस करवाएंगे, नंबर 1, इसका जो है डेडलाइन क्या होगा। नंबर 2, पैरामीटर्स क्या रहेंगे। नंबर 3, ये कास्ट सेंसस होने के बाद में 50% वाला जो मार्क है उसको तोड़ के आगे बढ़ा के और ज्यादा से ज्यादा जातियों को, पिछड़े वर्गों को उसमें अकोमोडेट करेंगे। बड़े सवाल इसमें है। जब हम लोगों ने कहा था कि कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं तो हमारा
एकदम क्लियर फोकस्ड हमारा स्टैंड था। हम लोगों का मानना यह है 75 साल की आजादी के बाद, अभी 78 हो गए, और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग के 75 साल के बाद में हम लोगों को पूरे सोसाइटी का एक्सरे करना जरूरी है। इसमें ये 75 साल में किसको फायदा हुआ, किसको फायदा नहीं हुआ, कौन से कम्युनिटीज को कुछ फायदा हुआ, कौन से कम्युनिटीज को ज्यादा फायदा हुआ, किसको जो है जमीन किसके पास ज्यादा है, ग्रेजुएट्स किसके पास ज्यादा है, नासिर साहब, सरकारी आपके नौकरियां और किसके आपके पास है, साथियों के रुख में अंतर क्यों दिख रहा है? अगर राहुल गांधी ने इसको मानने की कोशिश की तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव इसका श्रेय कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी को क्यों नहीं दे रहे? देखिए, आप लोग जो है मीडिया में बैठ के अलायंस पार्टनर्स के बीच में झगड़ा मत करवाइए। हम नहीं करवा रहे हैं, तो बयानों को पढ़ रहा हूं सर, प्लीज। मुझे लेट मी, आपने मुझे ब्लेम किया नासिर भाई, मैं बड़े ईमानदारी से पूछ रहा हूं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, तेलंगाना के मॉडल को आगे बढ़ाया, तो ये कहां आपस में एकता दिख रही है? बिहार का मॉडल थोड़ी, अभी जो बिहार का मॉडल थोड़ी आरजेडी का मॉडल या नहीं तो गठबंधन का मॉडल है। बिहार का मॉडल या नीतीश कुमार जी का मॉडल है, और उसने किस तरह से करवाई, क्या करवाई, आपके सामने है। बिहार वर्सेस तेलंगाना मत करवाइए। अब यहाँ पे तेलंगाना में जो सक्सेसफुली हम लोगों ने किया है, जिस पैरामीटर्स पे, जिस आधार पे हम लोगों ने करवाया, हम चाहते हैं कि उसी आधार पे, उसी पैरामीटर पे पूरी देश भर में हो। हम क्यों कर रहे हैं, बार बार हम क्यों कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई ये तरक्की हो रही है देश भर में, किसी एक सेक्शन की नहीं होना चाहिए। हर सिटीजन जो हिंदुस्तान में पैदा होता है वो पिछड़ा भी हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है, एसटी भी हो सकते हैं, और कोई जात के भी हो सकते हैं, अपर कास्ट में गरीब भी हो सकते हैं। हम लोगों को ये पहले पता चलना चाहिए कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है या 75 साल के एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए नासिर भाई, और वो ये कि सरकार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजीव गांधी ने 2.5 घंटे तक अपने भाषण में विरोध किया था कास्ट सेंसस का। देखिए, आज वो राजीव गांधी को याद दिला रहे हैं। देखिए, आज हम 2025 में बैठे हैं। ये सच है कि राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को छेड़ा था 2024 के इलेक्शन के पहले। ये सच ये भी बात है कि जो हमारे जो जितने बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हमारे जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, और इलेक्शंस भी जितने हो रहे हैं, हम इस मुद्दे को बना रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट आप लोगों के चैनल्स में बैठ के ये कहा कि कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाई है, लेकिन इस कांग्रेस को ये स्टेट के इलेक्शन में इस मुद्दे से फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकदम साफ कहा, हम पॉलिटिकल गेम्स के लिए ये मुद्दा नहीं उठा रहे। हम चाहते हैं कि जो इक्वालिटी की जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, एक एगालिटेरियन सोसाइटी की बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, हम उसको मद्देनजर रखते हैं, उस पे फोकस करते हैं। हम चाहते हैं हर सिटीजन जो वक्त लिमिटेड है मेरे पास, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि 2011 में भी जब सर्वे हुआ था आपकी सरकार के वक्त में, जिसके आंकड़े सामने नहीं आए, इस बार भी जब सर्वे हो, सेंसस हो, तो जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए और उसके आधार पर नीतियां बने, जैसा कि हर राजनीतिक पार्टी इस वक्त कह रही है और चाह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद हमारे साथ थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी के घर पर एक बहुत ही बड़े लेवल की, हाई लेवल मीटिंग हुई है। सेना अध्यक्ष ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसमें मुलाकात की। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी मौजूद रहे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें हमारे साथ हैं, हालांकि तस्वीरें ये पुरानी हैं, लेकिन आपको आज की तस्वीरें नहीं है। ये उस दिन की तस्वीरें जब पीएम लौट के आए थे सऊदी अरब के दौरे से, और एयरपोर्ट पे उन्होंने बैठक की थी पहलगाम हमले के बाद। मैं बता दूं, अभी अभी खबर मीटिंग की हुई है, 35 मिनट ये मुलाकात चली है। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। विकास, क्या निकल कर आया इस बैठक में, क्या खास? जी देखिए, बैठक से कुछ भी अभी निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि ये इतनी टॉप सीक्रेट बैठक हो रही है। जो पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ भारत की तमाम जो रणनीतिक तैयारियां हैं, रक्षा तैयारियां जो चल रही हैं, उनसे जुड़ी बैठकें हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे। तकरीबन अभी भी अजीत डोभाल 7 LKM में ही है, प्रधानमंत्री आवास में ही है, लेकिन विदेश मंत्री और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी फिलहाल इस बैठक से निकल चुके हैं। बैठक खत्म हो गई है। निश्चित रूप से जो भारत ने घेराबंदी की हुई है पाकिस्तान की, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पे हो या रणनीतिक स्तर पे हो, रक्षा तैयारियों के मद्देनजर हो, उससे जुड़ी ये महत्वपूर्ण बैठक है। इस समय भारत की सभी सेनाएं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, सभी फुल अलर्ट पर हैं
तो जाहिर तौर पर ये उसी तैयारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बैठक है और कूटनीतिक स्तर पर भारत की तरफ से जो विश्व भर में प्रयास किए गए हैं पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए, उससे जुड़ी भी ये बैठक रही है। चलिए विकास, अपडेट के लिए शुक्रिया। नजर रखिएगा, आपके साथ भी हम अगर कुछ और डेवलपमेंट होता है तो आपके पास जरूर लौटेंगे। तो आइए लौटते हैं मुख्य खबरों पर। आज की तारीख में, आज जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आज कैबिनेट की, सीसीईए की, सीसीपीए की और सीसीएस की बड़ी बैठकें थी। माना जा रहा था कि कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। पहलगाम के संदर्भ में सरकार कोई बड़ी सामरिक कूटनीतिक अपनी घोषणाएं करेगी कि क्या करने वाले हैं अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे कि हमने कहा, कि सेना को कल ही कह दिया था कि वो कार्रवाई के लिए उसको खुली छूट है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सेना चुपचाप ऐसी तैयारी कर रही है जिसके अंजाम तक पहुंचने के बाद आतंकवादियों की आने वाली पीढ़ियां भी पहलगाम कांड पर थर्राएंगी। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिन सोमवार, प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 40 मिनट तक बैठक। दिन मंगलवार, प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएससी समेत सेना प्रमुखों की 1.5 घंटे तक चली बैठक। दिन बुधवार, प्रधानमंत्री आवास। एक के बाद एक सीसीएस, सीसीपीए और कैबिनेट की बैठक। इन सभी बैठकों की तरफ भारत ही नहीं, दुनिया की नजरें लगी हुई थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि पहलगाम में मासूम सैलानियों को जिस तरह मारा गया है, उसके बाद सरकार क्या करेगी। लेकिन बैठकों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. अब सवाल है कि क्या 3 दिनों से लगातार सुरक्षा से जुड़ी माथापच्ची यूं ही थी या सिर्फ जातिगत जनगणना का ऐलान करना सरकार का लक्ष्य था। अगर ऐसा ही था तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का क्या हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वालों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जिस तरह सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि भारत कभी भी आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर जवाबी हमला बोल सकता है, उससे पाकिस्तान की नींदें हराम हो गई। वहाँ के मंत्री तो डर के मारे परमाणु हमले की धमकी देने लगे। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते हैं। अब आज भले कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने जातिगत जनगणना की बात की, लेकिन सेना को कार्रवाई का अधिकार कल ही दे दिया गया था। मंगलवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया था कि सेना अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, समय और जगह वो तय करेगी। ऐसे में सरकार आतंक की कमर तोड़ने वाले प्लान का खुलासा मीडिया के सामने तो करेगी नहीं, लेकिन सेना को फ्री हैंड देने का मतलब ये हुआ कि सेना आतंक के किसी भी ठिकाने को नेस्तानाबूद कर सकती है। इसलिए ये माना जा रहा है कि हमारी सेना पाकिस्तान के आतंकी बेस कैंपों पर हमला बोल सकती है। साथ ही पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड पर भी सेना स्ट्राइक कर सकती है। पाकिस्तान के डर को आप इस बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद 7 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड खाली करा दिए हैं। ये आतंकी लॉन्च पैड लीपा, जूरा, दूधी नियाला, केल, शारदी, सरदारी और कोटली में हैं। खबर यह है कि डर के मारे पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को अपनी सेना के हवाले कर दिया है। हो सकता है कि सेना एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक की जगह नेवल स्ट्राइक भी कर सकती है। 1971 के युद्ध में सेना ने कराची पोर्ट को नेवल ब्लॉकेज से ही बर्बाद कर दिया था, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को काफी धक्का लगा।
इन तैयारियों से आप समझ सकते हैं कि आतंक की नकेल कसने के लिए भारत कैसे तैयार है। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. दूसरी तरफ पाकिस्तान भी जानता है कि एक्शन तो होगा। उस भावी एक्शन का खौफ वहाँ साफ साफ देखने को मिलता है। पाकिस्तानी सेना ने बाग, तोलीपीर और रावलकोट में तोपखाने और लंबी दूरी के रॉकेट तैनात किए हैं। ऐसी खबरें भी आई हैं कि पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में चीन में बने A-100 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किए हैं। वहीं पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर रखा है। लेकिन पाकिस्तान ऐसी तैनाती के बाद भी डरा हुआ है, क्योंकि उसे अपने कराची पोर्ट और हवाई ठिकानों का डर सता रहा है। लेकिन कांपता कलेजा ज्यादा चीख कर अपनी ताकत का ढिढोरा पीटता है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दिल्ली से अखिलेश शर्मा और राजीव रंजन के साथ NDTV इंडिया की रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकी हमले ने देश को दहलाया तो सचेत होने के लिए भी एक रास्ता खोल दिया है। अब हम आपको एक टूल किट का जिक्र करके दिखाते हैं। एक ऐसा टूल किट जो आतंकियों के लिए तैयार किया गया है, आतंकियों के आकाओं के द्वारा। हमारे पास एक खास रिपोर्ट मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेगर लेकर आए हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आतंक की उस किताब का कच्चा चिट्ठा है कि जब आतंकवादी लश्कर तैयबा के हों या किसी और संगठन के, जब वो कहीं पर जाते हैं आतंकी हमला करने के लिए, तो किस तरह के नियम कायदों का उनको फॉलो करना पड़ता है। पूरा चार्टर है इसका। क्या है ये टूल किट, आइए नजर डालते हैं। पहलगाम में आतंक के इस घिनौने खेल की साजिश कैसे रची गई और कैसे इसमें काम कर रहा था आतंकी टूल किट, आज आप इसे विस्तार से जानेंगे। इस टूल किट का एक एक चैप्टर आज खुलने वाला है, जिससे पता चलेगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ उसकी तैयारी कितने लंबे समय से चल रही थी। टेरर टूल किट का चैप्टर नंबर 1, डेड ड्रॉप पॉलिसी। पहलगाम जैसी साजिशों को अंजाम देने के लिए टूल किट की हिदायतों पर पूरा ध्यान देने का आदेश आतंक के सरगनाओं से दिया जाता है। इसमें सबसे पहले जिस पॉलिसी पर सबसे शिद्दत से काम होता है वो है डेड ड्रॉप पॉलिसी। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का एक विंग है, तहरीक पाशबान। उसके हिसाब से लश्कर की किसी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में डेड ड्रॉप पॉलिसी काफी अहम है। डेड ड्रॉप पॉलिसी में दो आतंकी एक दूसरे को बिना जाने सूचना और हथियार शेयर करते हैं। यानी सूचना या हथियार शेयर करते वक्त किसी सुनसान इलाके को चुना जाता है जो भीड़ भाड़ और सरकारी इमारतों से दूर हो। इसीलिए इसमें दो अनजान आतंकी किसी पार्क या कब्रिस्तान में मिलते हैं। उन पे ये शर्तें लागू होती हैं कि आतंकी वक्त के बेहद पाबंद हो ताकि सूचना या हथियार देने के समय में कतई देर ना हो। दोनों के लिए खड़ी और सुविधाजनक जूते पहनना जरूरी है। कोई सामान देने से पहले वहाँ वो निशान बनाना होता है जो उठाने वाले को पता हो, किसी को शक ना हो। इसीलिए मॉडर्न लिबास में आतंकियों को रखा जाता है। पहलगाम हमले मामले में भी एक टूल किट की जांच एजेंसियां कर रही हैं। दरअसल इस टूल किट में कई चैप्टर होते हैं जिनमें हमले के दौरान, हमले के पहले और हमले के बाद किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं उनको लेकर विशेष जानकारी होती है। तो कई तरह के चैप्टर होते हैं और ये लश्कर तैयबा जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान का,
वो ये टूल किट तैयार करता है। तो एक ऐसी ही टूल किट के बारे में हमें जानकारी मिली है और ऐसा लगता है, ऐसा शक है कि इस टूल किट का प्रयोग पहलगाम हमले में किया गया। आतंक के टूल किट की किताब में दूसरा चैप्टर है ट्रैवल। इस टूल किट के जरिए आतंकवादियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वो सफर के दौरान कैसी सावधानी बरतें। एनडीटीवी को पता चला है लश्कर के विंग तहरीक पाशबान की तरफ से जो यात्रा निर्देश दिए जाते हैं उनके मुताबिक आतंकियों को आम पर्यटक की तरह ही दिखना चाहिए। उन्हें कभी भी टखनों के ऊपर वाले पायजामे या पैंट नहीं पहनने चाहिए जिससे लोगों को शक हो। आतंकी जिस शहर में जा रहे हो उस शहर के रीति रिवाज से अपने कपड़े पहने। आतंकी अपने साथ कुरान, मिसवाक जैसी कोई इस्लामी साहित्य चीज या मजहबी किताब न रखें। आतंकी इस्लामी इत्र के बजाय सामान्य परफ्यूम का उपयोग करें। अपने साथ चाकू या पिस्तौल जैसी खतरनाक वस्तुएं न रखें और दाहिने हाथ की कलाई पर घड़ी हरगिज न बांधें। बसों और ट्रेन में भी सीसीटीवी का खतरा रहता है, इसीलिए इन्हें लंबी यात्रा से बचने के लिए कहा जाता है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को बहुत अच्छे से पता है कि वो अपने आतंकियों को कहां भेज रहे हैं। इसके लिए भी आतंक की टूल किट वाले किताब में तीसरा चैप्टर है प्रिकॉशन। यात्रा के दौरान सावधानियां कैसे बरती जा रही हैं। आतंकियों के टूल किट की किताब में एक चैप्टर ये भी है। इसमें ये हिदायतें दी गई हैं। जिस स्थान पर जा रहे हैं वहां की जानकारी पहले से इकट्ठा करें। यात्रा के दौरान दावत देने या बुराई से रोकने जैसी धार्मिक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन ना करें। किसी से बहस या लड़ाई से बचें, क्योंकि इससे पुलिस और लोगों की नजरों में आ सकते हैं। कहीं जाने के लिए अपना टिकट खरीदें और मंजिल तक जाने से पहले नष्ट कर दें। अगर लगे कोई पीछा कर रहा है तो अपनी मंजिल से पहले ही उतर जाएं। साथ ही हमेशा आसपास के लोगों पर नजर रखें और उनके चेहरे याद रखने की कोशिश करें। मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आतंक के टूल किट की किताब का चौथा और आखिरी चैप्टर है होटल सिक्योरिटी। देखा जाए तो ये सबसे कठिन सबक होता है, क्योंकि होटल में रखते वक्त कई तरीके से पहचान के खुलासे का खतरा रहता है। इसीलिए आतंकी हमेशा साधारण होटलों को ही तरजीह देते हैं जहां सीसीटीवी वगैरह ना हो। कमरे में जाते ही सबसे पहले देखना होता है कि कहीं कोई कैमरा या संदिग्ध उपकरण तो नहीं लगा है। होटल के कमरे से बातचीत करने से बचने की नसीहत दी जाती है। अगर कोई जरूरी बात करनी ही हो तो टीवी की आवाज तेज करके या पार्क या कहीं खुले में जाने के लिए कहा जाता है। होटल का पेमेंट नकद में करने को तरजीह दी जाती है। अगर किसी को शक हो जाए तो इस्तेमाल किया हुआ मोबाइल फोन हटा देने की हिदायत दी जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहलगाम में आतंकी हमले से पहले पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं ने कैसे उन्हें टेरर टूल किट की किताब रटवाई होगी। पहलगाम से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब आतंकियों ने सोची समझी साजिश रची, उन्हें पाकिस्तान का साथ मिला और खुद पाकिस्तान की सेना का एक पूर्व कमांडर भी इन आतंकियों में खुद शामिल है, जिन्होंने बेसरन घाटी में हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। ऐसे एक आतंकी का नाम अब सामने आया है, वो है हाशिम मूसा, जिसकी जोर शोर से अब तलाश की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में जिन लोगों ने कल्पना से भी बड़ा पाप किया, उनमें दो नाम ऐसे हैं जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं। ये दो आतंकी हैं, लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद और लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह। लेकिन बाकी दो नामों के बारे में जो खुलासा हुआ है, आज हम उनके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। ये दो नाम हैं हाशिम मूसा और फारूक अहमद। सबसे पहले हम आपको हाशिम मूसा के बारे में बताते हैं। शक है कि वो साउथ कश्मीर में ही कहीं जंगलों में छिपा हुआ है। उसकी तलाश में सुरक्षा बलों ने जबरदस्त अभियान छेड़ रखा है। हमने आपको दिखाया भी था।
कि कैसे कश्मीर में पहलगाम के गुनहगारों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम जंगल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर जो एसओजी ग्रुप के जवान हैं उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है और ये जानकारी है कि आगे की तरफ कुछ सस्पेक्ट हो सकते हैं और उनकी तलाश के लिए देखिए तमाम जो एसओजी के जवान हैं वो लगातार उन्होंने पोजीशन ले ली है। आशंका ये भी है कि हाशिम मूसा पाकिस्तान भाग चुका है। ये वो पोस्टर है जो साबित करता है कि हाशिम मूसा सुरक्षा बलों के लिए कितना जरूरी है। हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बैसरन का ये दरिंदा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा कमांडो था। बाद में इसने लश्कर तैयबा ज्वाइन कर लिया। मूसा को लश्कर के आकाओं ने गैर कश्मीरी लोगों और सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए एक खास मिशन पर कश्मीर भेजा है। वो कश्मीर में अक्टूबर 2024 में गांदरबल के गागनगीर में हुए हमले में भी शामिल था। आपको याद होगा कि गांदरबल में हुए उस आतंकी हमले में 6 गैर स्थानीय लोगों और एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा बारामूला के बूटा पथरी में हुए हमले में भी सेना के 2 जवान और 2 पोर्टर मारे गए थे। इसके अलावा भी हाशिम मूसा कश्मीर में कम से कम 6 आतंकी हमलों में शामिल रहा है। पहलगाम हमले में आदिल ठोकर और आसिफ शेख जैसे स्थानीय आतंकियों की भी भूमिका का पता चला है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस तरह के जो सर्च ऑपरेशन है वो चला रही है और चूँकि खास तौर से जो नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर का इलाका है वहाँ पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन ज़्यादा चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि पहलगाम हमले के बाद जो आतंकी हैं वो जंगल की ओर भागे हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी फारूक अहमद का भी नाम सामने आ रहा है। फारूक ने पहलगाम हमले के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया था। फारूक लश्कर का टॉप कमांडर है और पीओके में छिपा बैठा है। पिछले 2 सालों में इसी आतंकी के ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से कई आतंकी हमले अंजाम दिए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख पहलगाम आतंकी हमला है। कुपवाड़ा के रहने वाले आतंकी फारूक का घर कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों ने जमींदोज किया था। सूत्रों से पता चला है कि आतंकी फारूक पाकिस्तान के 3 सेक्टर से कश्मीर में घुसपैठ कराता है और उसके पास घाटी के पहाड़ी रास्तों की बहुत अच्छी जानकारी है। फारूक 1990 से 2016 तक लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच आना जाना करता रहा है। फारूक अहमद लश्कर तैयबा का एक टॉप कमांडर है जो समय पीओके में है। 1990 से लेकर 2016 तक वो कई बार घाटी में आया गया और पीओके में फिलहाल वो पीओके बेस्ड है और लश्कर के जो टॉप लीडरशिप है उनके कहने पर वो लगातार घाटी में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो तैयार करता है। उसके बारे में कहते हैं कि उसका कश्मीर में काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, क्योंकि वो कुपवाड़ा का ही रहने वाला है और उसको पहाड़ियों की अच्छी जानकारी है। जैसा कि ये बैसरन घाटी की पहाड़ियाँ हैं, इस तरह की पहाड़ियों की जानकारी बहुत अच्छी है। कहाँ से निकल सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ छिप सकते हैं, ऐसी जानकारी है। तो उसने ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक अच्छा खासा नेटवर्क तैयार किया है और पुलिस के मुताबिक पहलगाम हमले में शक इस बात का है कि इसी शख्स ने जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया था, जिनकी सहायता से जो आतंकवादी हैं, चाहे वो लोकल टेररिस्ट हों या पाकिस्तानी टेररिस्ट हों, उन्होंने इस पूरी बड़ी घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है पिछले 2 वर्षों से फारूक सिक्योर्ड ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठकर अपने नेटवर्क के लोगों से बात कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद फारूक के कई साथियों को हिरासत में लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कुछ नए खुलासे सामने आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 साल पहले पाकिस्तान से आया एक बयान खूब चर्चा में था।
वहां की संसद में एक नेता ने बताया था कि कैसे भारत के एक्शन की आशंका में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पैर कांप रहे थे और उनके माथे पर पसीना था। अब पहलगाम पर हमले के बाद फिर से पाकिस्तान का वही हाल हो गया है। हर रोज सीमा पार से ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है और बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहा है। और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे, तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है। यहाँ 25 करोड़ लोग जो हैं वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। पाकिस्तान की घबराहट समझी जा सकती है। ये समझा जा सकता है कि पहलगाम में पाप को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान की घिघी बंधी हुई है। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तानी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए क्यों उसे धर्म के नाम पर भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के नेता अपने कट्टरपंथी और मूर्खतापूर्ण बयानों की होड़ में इतना आगे निकल जाएंगे, इसका अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की जासूस कहलाने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सांसद पलवाशा खान का बयान सुनकर दुनिया क्यों हंस रही है, आप भी सुन लीजिए। और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे, तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है। यहाँ 25 करोड़ लोग जो हैं वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। जनाब, मैं खत्म करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। जाहिर है पलवाशा खान पाकिस्तानी राजनीति का वही का कहरा पढ़ते हुए देश की संसद तक पहुंची हैं, जो भारत के खिलाफ मजहबी कट्टरता फैलाने की कला सिखाता है। और पलवाशा ने अपने बयान में जिस आसिम मुनीर का नाम लिया, कुछ दिन पहले उन्होंने भी तो मजहबी कट्टरता और नफरत की हदों को पार करते हुए एक ऐसा ही बयान दिया था। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. मुनीर के इस बयान के बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और इस हमले में उन्हीं आतंकियों का हाथ है जिन्हें सालों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ तैयार कर रहा है। अब जबकि पहलगाम के आतंकी अटैक के बाद भारत एक्शन मोड में आ गया है, पाकिस्तान की घबराहट हर रोज नए नए बयान के रूप में सामने आ रही है। पाकिस्तान के मंत्री अताउल्लाह तरार भी बुधवार को घबराए हुए दिखे, मीडिया के सामने आए और दावा किया कि भारत अगले कुछ घंटों में हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। जाहिर है इसके वाजिब कारण भी हैं। पहला कारण, ऐसा करके पाकिस्तान अपनी समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। दूसरा कारण, भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाली बातें करके पाकिस्तानी नेता जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। तीसरा कारण, पाकिस्तान ऐसा करके विक्टिम कार्ड खेलते हुए दुनिया का ध्यान खींचना चाहता है। और चौथा कारण, भारत की तरफ से इससे पहले हुई कार्रवाइयों से घबराकर पाकिस्तान डर के मारे ऐसे बयान दे रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता अयाज सादिक ने खुद इसका खुलासा किया था कि कैसे उनके देश के पूर्व विदेश मंत्री भारत के हमले की आशंका से घबराए हुए थे। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं,
मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। 5 साल पहले पैर कांप रहे थे, पसीना माथे पर था। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के पैर अब भी कांप रहे हैं और पसीना अब भी माथे पर है, क्योंकि पहलगाम में जो पाप हुआ है उस पर कार्रवाई तो होगी। ये देश का संकल्प है। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पूरा भारत इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई होगी। कूटनीतिक तौर पर तो भारत ने कदम उठाए हैं, सिंधु जल समझौता, वीजा वाला, और आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक सेनाध्यक्ष के साथ प्राइम मिनिस्टर की, विदेश मंत्री की और डोभाल साहब की हुई है। उसके डिटेल्स निकल के आने बाकी हैं। यानी बहुत बड़ी तैयारी में इस वक्त भारत लगा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले। हम लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मुझको दीजिए इजाजत। आज खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।